हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पे ऑलरेडी मैंने टॉपिक लिख रखा है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, जहां मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा विथ एग्जांपल्स। ये पहला लेसन है डेटा स्ट्रक्चर का इस पर्टिकुलर चैनल पर। इससे पहले मैंने सी का भी डिफरेंट लेसन्स डाला है, C++ का भी लेसन्स डाला है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो लेसन्स देखा होगा। क्योंकि देखो, अगर C और C++ आपको नहीं पता है तो फिर जब इसके एडवांस्ड पोर्शन है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के जब एडवांस्ड पोर्शन में अगले लेसन्स में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कोडिंग को समझने में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो समय निकाल के उस वीडियो को भी देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि जो भी बेसिक्स है डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि किसी भी लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा, वो जो है आप लोगों को बिल्कुल पता रहे। तो आइए बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिख रखा है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का तरीका है, एक वे है ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का, किसको भाई, डेटा को मेमोरी के अंदर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहां डेटा क्या होता है? अब डेटा जैसे मान लो आपको नेम रखना है, ठीक है। अब नेम रखना है तो नेम तो सपोज कहीं भी आप एक कॉलम के रूप में इसको देखते होगे, लेकिन नेम में मान लो आपको रखना है सपोज साइबोटेक, ठीक है। तो साइबोटेक यहां क्या हो गया? साइबोटेक यहां हो गया एक डेटा। या आप साइबोटेक की जगह कुछ भी रख लो, मान लो आपने रखा सचिन, आपने रखा धोनी, तो वो क्या है? एक डेटा है। इसी ढंग से रॉल एक डेटा होगा। तो इसको मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, एक वे है, जिसका कोडिंग हम लोग लिखना सीखेंगे आने वाले लेसन्स में। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, मतलब डाटा के बीच जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है ताकि हम लोग आसानी से उसको स्टोर कर सके। और एक दफा ये स्टोर हो जाता है ना मेमोरी के अंदर, तो ये हेल्प करता है उन डेटा को जो स्टोर हो चुका है उसको एफिशिएंटली एक्सेस करने में या मैनिपुलेट करने में, चेंजेस उसमें लाने में। अब बहुत क्रूशियल ये पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, जिसका इस्तेमाल करके आप एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मतलब कि फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपने एरे का कोड लिखा, अब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एरे बेस्ड कोड लिखा, हो सकता है वो स्लो काम कर रहा हो, लेकिन अगर आप मान लो उसके जगह पर लीनियर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो आपका जो एल्गोरिथम है ना एरे बेस्ड, वो ऑप्टिमाइज हो गया अगर आपने लीनियर लिंक्ड बेस्ड कोई एल्गोरिथम यूज किया तो। मेमोरी कंजम्पशन भी जो है उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो जाता है, कम ही होता है मैक्सिमम केसेस में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या और कैसे हेल्प करता है। चलिए अब देखिए, आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जहां तक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है, देखो आपके सामने बेसिकली दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपको डेटा जो आपका स्टोर होता है ना वो लीनियर वे में होता है, मतलब कि सीक्वेंशियल वे में, एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा। अगर आप एड्रेस निकालोगे तो सबका एड्रेस कंटिन्यूअस आएगा। और दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगर आप कहीं और भी पढ़ोगे तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे लेसन्स में बढ़ेंगे ना तो इन चीजों को भी हम लोग ध्यान इसके ऊपर भी देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में ये दो चीज पे फोकस करते हैं कि अपने पास दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कभी भी वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होगा। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है एरे, सबसे बेसिक एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने सी या C++ या फिर जावा पढ़ा होगा तो एरे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एरे क्या है? अपने आप में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर थोड़ा एडवांस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि स्टैटिक एरे होता है और डायनेमिक एरे होता है। C और C++ दोनों के प्लेलिस्ट को आप लोग देख लेंगे, वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एरे या उसका जो भी टाइप है ना वो एग्जांपल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का।
इसी तरह से लिंक लिस्ट, ये एग्जाम्पल हो गया आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। इसका भी अलग अलग टाइप होता है, जैसे लीनियर जिसको कि सिंगली या सिंगल लिंक लिस्ट भी कहा जाता है, डबल जिसको कि डबली लिंक लिस्ट भी कहा जाता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट या डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, या फिर हेडर ग्राउंडर लिंक लिस्ट। तो जब मैंने लिंक लिस्ट को ही बता दिया कि लिंक लिस्ट जो है वो ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसका जो भी टाइप्स है ना वो अपने आप में लीनियर हो जाएगा। इसके अलावा स्टैक या फिर क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आगे ये चीज आप लोगों को पता चलेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फीफो ऑर्डर पे काम करता है। जो काम पहले सबमिट हुआ है, जो जॉब पहले सबमिट हुआ है वो पहले कंप्लीट किया जाएगा, जबकि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। अब इन दोनों का भी अपना इस्तेमाल है, कहां कहां इस्तेमाल है जब उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे तब समझेंगे। फिर स्टैक और क्यू का भी अपना टाइप होता है ना। तो एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, या फिर आपका स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये जो चारों है ना ये आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल में ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और ग्राफ्स है। अब यहां पे ग्राफ और ट्री देखो दोनों एक्चुअली ग्राफ ही है। वैसा ग्राफ जो सर्कुलर हो वो ग्राफ ही होगा। अगर ग्राफ सर्कुलर नहीं है तो और सिर्फ तभी वो ट्री होगा। मतलब कि जितना भी ट्री है वो अपने आप में एक तरह का ग्राफ है, ठीक है। असाइक्लिक ग्राफ उसको बोलते हैं, जहां पे साइकिल नहीं मौजूद है, कोई भी साइकिल नहीं है, कोई भी सर्किल नहीं है। मतलब जिस नोड से आप शुरू होते हैं वहां तक पहुंचने का, वापस से आने का कोई रास्ता नहीं। ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पे मैंने एरे का एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख रखा है। एरे क्या है भाई? एरे कलेक्शन है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स यहाँ पे सिमिलर टाइप एलिमेंट्स होना चाहिए। मान लो आप आईएनटी टाइप एरे बनाते हो तो आईएनटी ही डाटा होना चाहिए हर एक पॉकेट में। अगर आप फ्लोट एरे बनाते हो तो फिर फ्लोट होगा। फ्लोट में चूंकि आईएनटी भी रख सकते हो तो आप रख सकते हो पॉइंट और वैल्यू, या बिना पॉइंट के भी। तो बेसिकली एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डाटा को स्टोर करता है। और यहां पे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट या फिर पॉकेट भी बोलते हैं, पॉकेट नंबर। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल में INT ARR 5 लिया है, तो 5 पॉकेट का एक एरे बना और मैंने 5 अलग अलग एलिमेंट मान लो असाइन किया 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 है ना ये 0 पॉकेट में जाएगा, जबकि ये जो 2 है ये पहले पॉकेट में जाएगा। 1 में पहला पॉकेट इंडेक्स 1 है, मतलब कि दूसरे पॉकेट में जाएगा, है ना। ये जो 3 है ये इंडेक्स नंबर 2 में जाएगा, ये जो 4 है ये इंडेक्स नंबर 3 में जाएगा, और ये जो आपका 5 है ये इंडेक्स नंबर 4 में जाएगा। तो मैं बता देता हूं कि ये चीज क्या है भाई, ये इंडेक्स है जो मैंने 0 1 2 3 4 लिखा है आप लोगों के सामने, ठीक है। बहुत बेसिक सा चीज है। आप लोग इसका वीडियो अवेलेबल है, नहीं होगा तो उसको देख लेना, आसान है, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, देखा है तो क्लियर ही होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है वो सीक्वेंस ऑफ नोड्स होता है, सीक्वेंस ऑफ नोड्स, किसी भी टाइप का लिंक लिस्ट जो क्या रखता है भाई, डाटा रखता है और साथ में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। और अगर लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्ट है तो प्रीवियस नोड का भी एड्रेस रखता है। अब ये जो डाटा है ना ये एक या एक से ज्यादा हो सकता है, ये चीज याद रखना, एक या एक से ज्यादा हो सकता है। जबकि ये जो नेक्स्ट नोड है ये ऑलवेज पॉइंटर होगा। लीनियर के केस में पॉइंटर तो होगा किसी भी केस में, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंटर आपको लीनियर लिंक लिस्ट में मिलेगा, उसके बाद सर्कुलर में मिलेगा। लेकिन जैसे ही बात आएगी डबल की तो डबल में नेक्स्ट के अलावा प्रीवियस पॉइंटर भी मिलेगा, और डबल सर्कुलर में भी नेक्स्ट के अलावा प्रीवियस पॉइंटर मिलेगा, ठीक है। एरे से जस्ट अपोजिट ये क्या करता है ना, ये कंटिन्यूअस मेमोरी इसको नहीं चाहिए होता है, देखो, लेकिन उसके बाद भी इसको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में रखा गया है। मैंने पहले बताया कि भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमेशा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर होता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर आप लीनियर लिंक लिस्ट को ही देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंटर अगले अवेलेबल नोड के एड्रेस को रखता है, तो वहां से नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू हम लोग अगले पे जंप करते हैं, ठीक है।
तो यहां पे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इसको नहीं चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि नेक्स्ट नोड से कनेक्शन है अगले नोड का, और डबल सर्कुलर के केस में प्रीवियस नोड से कनेक्शन होगा प्रीवियस अवेलेबल नोड का, और अगर नेक्स्ट नोड नहीं होगा तो वहां पे नल असाइन होगा। अगर प्रीवियस नोड नहीं होगा डबल या डबल सर्कुलर में, तो प्रीवियस वाले पॉइंटर में भी नल असाइन होगा। तो इस वजह से इसको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं चाहिए। एक एग्जांपल मैंने ले लिया ऐसे ही कि अगर हम लोग मान लो एक सपोज लीनियर लैंग्वेज बना रहे हैं, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। हालांकि इसके जगह हम लोग और भी सिंपल कर लेंगे इसको, जैसे स्ट्रक्ट एल लिस्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्ट एल लिस्ट करके आईएनटी डाटा, स्ट्रक्ट एल लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट, सेम चीज है, वही है। यहाँ पे इसने स्ट्रक्ट नोड बनाया है तो नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, जब हम लोग कोडिंग सीखेंगे तो वो चीज हम लोग समझेंगे। फिलहाल जो बेसिक्स है वो हम लोग समझते चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। देखो स्टैक एंड क्यू। स्टैक जो है वो फॉलो करता है लीफो को। लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसी को बहुत जगह पे फिलो भी कहा जाता है। फिलो मींस फर्स्ट इन लास्ट आउट, सेम कॉन्सेप्ट है। अरे भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा तो वही चीज तो फर्स्ट इन लास्ट आउट भी होगा। तो लीफो या फिलो दोनों में से जो भी ऑप्शन हो, ऑब्जेक्टिव के लिए ये मैं बता दे रहा हूं। जबकि क्यू जो है वो फॉलो करता है फीफो के कॉन्सेप्ट को, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को, या आप इसको कह सकते हो लास्ट इन लास्ट आउट। जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अपोजिट, इसका सेम मतलब हो गया अपोजिट सेंस में, कि जो लास्ट इन हो रहा है वो लास्ट आउट हो रहा है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली स्टैक और क्यू का रिकर्सन के केस में होता है। रिकर्सिव फंक्शन उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, अगर नहीं जानते हो तो सी और सी प्लस प्लस के प्लेलिस्ट में देख लेना, रिकर्सन के बारे में मैंने बता रखा है। शेड्यूलिंग में यूज होता है, डेटा प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो आपने प्रिंटिंग के लिए 5-7 फाइल को प्रिंट करने का रिक्वेस्ट डाला, तो 1 by 1 ही रिक्वेस्ट डाला होगा। कुछ रिक्वेस्ट मान लो आपने एमएस वर्ड से डाला होगा, कुछ रिक्वेस्ट एमएस एक्सेल से डाला होगा, एंड सो ऑन, अलग अलग एप्लीकेशन से डाला होगा। तो वो जॉब जो है जब ऑर्डर में लगता है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्यू में रख लेता है। जबकि हम लोग नॉर्मली कोई पैरामीटर जब पास करते हैं, नॉर्मल पैरामीटर, तो वो स्टैक में रखाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये इस्तेमाल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखो ट्रीज। ट्रीज क्या है भाई? सबसे पहले एक चीज जान लो, कोई भी ट्री है वो हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और इसकी वजह से एक्सेसिंग जो है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आप ट्री को स्टोर करने के लिए हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो तो उसका एक्सेसिंग फास्ट हो जाता है। यहां पे हर एक नोड का चाइल्ड नोड होता है। अब एक नॉर्मल ट्री की अगर बात की जाए ना, तो एक नोड का n चाइल्ड हो सकता है। वहीं अगर बाइनरी ट्री की बात की जाए तो बाइनरी ट्री में 2 ही चाइल्ड होगा। तो ट्रीज के बारे में जब हम लोग वो चैप्टर आएगा तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जांपल में, ट्री के एग्जांपल में बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, ये बाइनरी ट्री का ही सबसेट हो गया। एवीएल ट्री है जिसको हाइट बैलेंस्ड ट्री भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना, क्या कहा जाता है? हाइट बैलेंस्ड ट्री, ठीक है, हाइट बैलेंस्ड ट्री। तो बेसिक चीज, चूंकि ये पहला लेसन है, ज्यादा लंबा नहीं तो फिर हो जाएगा, तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं बताता चलूंगा। अच्छा, इसमें कोडिंग भी हम लोगों को सीखना है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। तो ये हो गया ट्री। क्या बेसिक चीज हम लोग समझे इसमें, कि ट्री जो है ऑलवेज हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, हायरार्किकल ऑर्डर को मेंटेन करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हर एक नोड का चाइल्ड नोड्स हो सकता है, मल्टीपल चाइल्ड नोड्स हो सकता है। अगर नॉर्मल ट्री की बात की जाए तो 0 से लेके n चाइल्ड तक हो सकता है, 0 से लेके n चाइल्ड, है ना। जबकि बाइनरी ट्री के केस में चाइल्ड जो होगा वो या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। वैसा नोड जिसका 0 चाइल्ड होगा उसको लीफ नोड कहा जाता है। ये सब चीज तो हम लोग आगे जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ेंगे ना समझेंगे। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ग्राफ। ग्राफ जो है ये सेट होता है वर्टिसेस का, जहां वर्टिसेस को नोड्स भी बोलते हैं, एंड वर्टिसेस के बीच में जो 2 वर्टिसेस के बीच जो कनेक्शन होता है ना वो एज से होता है। जैसे मान लो एक शहर ए है, इस ए शहर से बी शहर तक जाने का एक रास्ता है, तो ये एग्जांपल हो गया ग्राफ का। यहां पे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये मैरो से, ये है एज, या इसी को लाइन भी कहा जाता है, ठीक है, ये एज है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं।
तो ये रास्ता, यहां पे वर्टिसेस कौन है, ए है और बी है, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस हो गया। सिमिलरली अगर मान लो यहां से एक रास्ता सी शहर को भी कनेक्ट करता है तो ये अगेन एक ग्राफ हो गया। अगर मान लो बी से सी भी कनेक्टेड है ना, तो ये भी एज हो गया, ये भी एक एज है, यहां मैं ई लिख देता हूं, और ये भी एक एज है। अब समझना, ये यहां देखो, अगर आप ए से चलते हो तो ए बी सी हो गया, वापस ए तक पहुंच सकते हो, मतलब एक साइकिल बन जाता है। तो ये ग्राफ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये ट्री भी है। क्यों ट्री है? क्योंकि साइकिल बन जा रहा है, आप ए से शुरू होकर वापस ए तक पहुंच जा रहे हो, या आप बी से भी शुरू होकर वापस बी तक पहुंच जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह साइकिल हो, ए से ए तक पहुंच जा रहे हो, यही काफी है। ये एक साइकिल होने से ही कोई भी ग्राफ ट्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां तो भाई बी से आप बी तक भी पहुंच सकते हो, यहां तो आप सी से भी सी तक पहुंच सकते हो, यहां तो 3 साइकिल है, तो ये तो ग्राफ होगा ही होगा, एक ही साइकिल में तो ग्राफ हो जाता है। अगर हम इस चीज को हटा देना, मान लो ये वाला चीज, अगर ये वाला चीज हम लोग हटा दें, ये एज नहीं है, तो अब क्या होगा, अब जो है, अब ये ग्राफ है, ट्री नहीं है। अब आप ए से चलोगे तो बी तक आ सकते हो, आप बी से वापस ए ही आपको जाना होगा, मतलब बी से ए से बी से ए जा सकते हो, ऐसे। अगर ये बाई डायरेक्शनल है तब, अगर बाई डायरेक्शनल नहीं है, सिर्फ जाने का रास्ता है, तो फिर उस केस में ये ग्राफ है, साइकिल नहीं है ना, साइकिल इसमें नहीं है, वो कभी भी ट्री नहीं हो पाएगा। चलो ये सब चीज तो हम लोग आगे फिर सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर के ऊपर। देखो सबसे पहला चीज है, फीचर है ऑर्गेनाइजेशन। देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल होता है वो सीक्वेंशियल होता है, जबकि नॉन लीनियर का या तो हायरार्किकल होगा या फिर नेटवर्क्ड होगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हायरार्किकल ही होता है। जहां तक मेमोरी यूजेस की बात है, ये सेकंड पॉइंट है, तो मेमोरी यूजेस में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का या तो कंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना, या फिर लिंक्ड होगा, ध्यान देना। इसी वजह से लीनियर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, या फिर डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट, या फिर हेडर ग्राउंडर लिंक लिस्ट भी जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में आता है ना, कंटिन्यूअस होगा या लिंक्ड होगा। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के केस में मेमोरी यूजेस जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स मेमोरी स्ट्रक्चर होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे फिर समझेंगे। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, एरे है, स्टैक है, क्यू, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा अगर नॉन लीनियर को देखा जाए तो एग्जाम्पल में ट्री है और ग्राफ है। जहां तक बात ट्रैवर्सल की है, तो देखो लीनियर या डाटा स्ट्रक्चर का जो ट्रैवर्सल होता है ना, वो इजी होता है, इजी टू ट्रैवर्स होता है। जबकि नॉन लीनियर का जो ट्रैवर्सल टेक्निक है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें मतलब इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स ट्रैवर्सल टेक्निक, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ोगे डीएफएस, बीएफएस, फिर आप पढ़ोगे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या लेवल बाय लेवल, है ना, या फिर ब्लाइंड सर्चिंग में भी पढ़ोगे, ब्लाइंड सर्च या नॉन ब्लाइंड सर्च, तो उसका चीज समझ में उस वक्त मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। पहले इस चीज को आप लोग समझ लो। देखो जहां तक बात, अब कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्चुअली बैकबोन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, जब आप एफिशिएंटली उसको करना चाहते हो। और देखो इसको मजाक में मत लेना, डाटा स्ट्रक्चर, डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे वो पोस्ट आपका वेब डेवलपर के लिए हो या ऐप डेवलपर के लिए हो या कहीं भी, आपका क्वालिफिकेशन चाहे बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो या फिर एमटेक हो, डीएसए से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऑलवेज आता ही आता है। और जितने हाई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सैलरी जितना हाई आप डिमांड करोगे, उसके हिसाब से डीएसए से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। एक प्रॉपर, एक करेक्ट डाटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना, ये परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और यही वजह है ना कि डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कोई भी कंपनी चाहती है कि जिसका भी सिलेक्शन हो उसके पास डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट रहे, ताकि कल होके ऑप्टिमाइजेशन में काम आ सके, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो समझदारी चाहिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को ये बेहतर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फाइनली ये समझ में हम लोगों को आता है कि डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप मास्टर कर लो
तो आप एडवांस्ड कंप्यूटिंग के ऊपर चले जाओगे बहुत आसानी से, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिक्स ऑफ डीएस डाटा स्ट्रक्चर सीखा, इसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने जाना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि बाकी लोगों तक भी इस वीडियो के माध्यम से ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो के थ्रू मैंने दिया है और लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि डेली 8 बजे जो है एक वीडियो मैं डीएसए पर आज से ही मैं 8 बजे से डाल दूं। तो आज तो ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।